नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नमिंदर सिंह तो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये विषय इतिहास, जिसमें हमारा दिल्ली सल्तनत चल रहा है। तो इसमें आज हमारा जो सल्तनत का अंतिम वंश है, पांचवा वंश है, वो कौन सा रहेगा? लोधी वंश रहेगा। लोधी वंश का देखें कालखंड क्या रहता है, तो 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक, यानी बाबर के पानीपत आक्रमण से पूर्व तक जो काला इनका रहता है। प्रथम शासक इनका बहलोल लोधी और अंतिम होता है इब्राहिम लोधी। तो चलिए देखते हैं हम आज लोधी राजवंश के बारे में। लोधी राजवंश की जो स्थापना है यह हम देखेंगे। इसका संस्थापक लोधी जो राजवंश है, इनका संस्थापक कौन रहेगा? तो इनका संस्थापक रहता है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी है इनका संस्थापक रहता है। इसका कालखंड देखें, शासन कब से कब तक करेगा? तो इसका शासन रहता है 1451 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक यह शासन करेगा। बहलोल लोधी जो है, इसकी विशेषता है इसके द्वारा दिल्ली सल्तनत हम देखेंगे। जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत पर लोधी वंश की नींव रखी जाती है। लोधी वंश की नींव रखी जाती है। लोधी वंश की नींव तो रखी जाती है, और यह प्रथम अफगान वंश की नींव भी रखता है। दिल्ली सल्तनत में या सल्तनत युग में दिल्ली के तख्त पर अफगानों को स्थापित करने वाला, पहली बार अफगानों को स्थापित करने वाला शासक कौन रहता है? बहलोल लोधी रहेगा। तो प्रथम अफगान शासन की नींव रखने वाला था। नींव रखने वाला भी बहलोल लोधी ही रहता है। बहलोल लोधी के समय हम देखेंगे जो जौनपुर है, जौनपुर देखेंगे हम इस प्रकार से भारत है, और यहाँ पर देखें तो इस क्षेत्र में दिल्ली है और यहाँ पर जौनपुर है। जौनपुर का शासक कौन रहता है? हुसैन शाह सरकी। बहलोल लोधी के द्वारा हुसैन शाह सरकी को परास्त किया जाता है। क्या किया जाता है? परास्त किया जाता है, तथा जौनपुर में अपने भाई बारबक शाह को नियुक्त कर देता है। वहाँ का शासक नियुक्त कर देता है। जौनपुर का जो शासक है वो किसे नियुक्त करता है? बारबक शाह को नियुक्त कर देता है जौनपुर का अगला शासक। और पहले कौन था? हुसैन शाह, जिसे परास्त करता है बहलोल लोधी, परास्त कर देता है। अब हम देखेंगे जो जौनपुर का शासक है वो किसके यहाँ शरण लेता है? जौनपुर का शासक ग्वालियर का एक शासक है कीर्ति सिंह। ग्वालियर राजघराने का एक शासक है कीर्ति सिंह। कीर्ति सिंह के यहाँ शरण लेता है। कौन शरण लेता है? हुसैन शाह जो है वो कीर्ति सिंह के यहाँ शरण लेता है। तो अब बहलोल लोधी, जो बहलोल लोधी है, हम यहाँ पर देखेंगे इसे बहलोल लोधी कहेंगे। बहलोल लोधी क्या करता है? ग्वालियर के शासक कीर्ति सिंह पर आक्रमण करता है लगभग 1466 ईस्वी में। बहलोल लोधी इसे आक्रमण कर परास्त भी करता है, तथा यहाँ पर हम देखेंगे बहलोल लोधी का यह अंतिम अभियान रहता है। बहलोल लोधी का अंतिम वह महत्वपूर्ण अभियान रहता है। कौन सा? ग्वालियर पर जो है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जो बहलोल लोधी है, बहलोल लोधी अपने जो सरदार हैं उन्हें समकक्ष समझता था, तथा कभी भी अब्दुल्ला, एक राइटर है, तारीख ए दाऊदी एक ग्रंथ है, तारीख ए दाऊदी, जिसका लेखक है अब्दुल्ला। कौन है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के अनुसार
जो बहलोल लोदी है, बहलोल लोदी है, कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा, सिंहासन पर नहीं बैठा। वह सदैव अपने को एक सुल्तान न समझकर अपने अमीरों के समकक्ष ही समझता था। और सबसे बड़ी जो सफलता है बहलोल लोदी की क्या थी? जौनपुर को दिल्ली में सम्मिलित करना, जौनपुर को दिल्ली में सम्मिलित करना सबसे बड़ी सफलता रहती है, सबसे बड़ी सफलता रहती है। किसकी रहती है? बहलोल लोदी की। तथा बहलोल लोदी की एक और उपलब्धि है, बहलोल लोदी दिल्ली सल्तनत पर या दिल्ली के तख्त पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक था। हम देखेंगे जो बहलोल लोदी है सर्वाधिक समय तक दिल्ली के तख्त पर बैठा, सर्वाधिक समय तक इसने शासन किया दिल्ली सल्तनत में। तो इसके बाद का जो शासक है वो है सिकंदर लोदी। अगले शासक के बारे में हम पढ़ेंगे, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो है इसे सत्ता पर बैठने से पहले निजाम खां के नाम से जाना जाता था तथा बहलोल लोदी द्वारा इसे अगला सत्ताधारी भी नियुक्त किया गया था। हम देखेंगे सिकंदर लोदी जो है इसके पिता का नाम क्या था? बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। और इनकी जो माता थी, इनकी माता का नाम था जयबंद, जयबंद, जो क्या थी? एक सुनार की पुत्री। इसकी माता सुनार की पुत्री थी, पिता बहलोल लोदी था। तथा इसका जो नाम है वो था, पहले नाम था इसका निज़ाम खां। और ये निज़ाम खां जो है अपने अमीर है, अमीरों का सहयोग प्राप्त करता है, अमीरों का सहयोग प्राप्त करता है। अब अमीरों के सहयोग से यह दिल्ली के तख्त पर बैठ जाता है। कहाँ बैठता है? दिल्ली तख्त पर। और दिल्ली तख्त पर जब यह बैठता है तो किस नाम से बैठता है? सिकंदर शाह लोधी के नाम से यह दिल्ली की सत्ता को संभालता है। और दिल्ली के तख्त पर बैठते ही ये क्या करता है? जो सरदार हैं, जो वर्चस्व रखते हैं, उन्हें परास्त कर देता है। इसके समय कुछ मुख्य सरदार रहते हैं, मुख्य सरदार जो रहते हैं उनको यह परास्त करता है। इनमें हम देखेंगे सबसे पहले तो यह अपने चाचा जो सिकंदर लोदी है, सिकंदर लोदी अपने चाचा आलम खां, आलम खां को ठिकाने लगाता है, इसे परास्त करता है। फिर आजम हुमायूं, हुमायूं को भी यह परास्त करता है। तथा जौनपुर का जो शासक रहता है इस समय हम देखेंगे इसका भाई बारबक शाह, जिसे बहलोल लोदी द्वारा वहाँ का सुल्तान या शासक नियुक्त किया गया था। हम देखेंगे जौनपुर का शासक, जौनपुर का शासक था बारबक शाह। कौन था? बारबक शाह। अब बारबक शाह को यह अधीनता स्वीकार करने की बात कहता है। यह जो सिकंदर लोदी है बारबक शाह को क्या कहता है कि वह उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, अधीनता स्वीकार कर ले, ताकि जो राज्य है उसका बंटवारा न हो। लेकिन बारबक शाह है जो इस बात से इनकार देता है। उसके बाद यह जौनपुर पर आक्रमण करता है। कौन? सिकंदर लोदी है वो जौनपुर पर आक्रमण करता है, इसे परास्त कर देता है। और इनके मध्य बाद में क्या हो जाता है? एक समझौता हो जाता है। समझौता होने के बाद पुनः बारबक शाह को ही क्या करता है? ये जौनपुर का शासक रहने देता है, जौनपुर का शासक रहने देता है। तथा जो सिकंदर लोदी है इसके द्वारा अपने कुछ मुख्य सरदार और जो सैनिक है, सरदार या सैनिक हैं, उन्हें जौनपुर में नियुक्त कर दिया जाता है। कहाँ नियुक्त कर दिया जाता है? जौनपुर में। तथा वहाँ से चला आता है। लेकिन बार बार क्या होता है, जो शासक है जौनपुर का बारबक शाह, क्या होता है? यह बार बार हम देखेंगे बार बार अयोग्य सिद्ध होता है। एक विलासी शासक था, निर्बल या दुर्बल कह सकते हैं, अयोग्य व दुर्बल साबित होता है। यहाँ पर देखेंगे बार बार अयोग्य व दुर्बल
साबित होता है तो क्या करता है, इसे जो सिकंदर लोधी है, सिकंदर लोधी क्या करेगा, जो बारबक्सा है इसे क्या करेगा, कारागार में डाल देता है, कारागार में डाल देता है। कारागार में डालने के बाद कुछ समय बाद इसको विष देकर, इसको विष दिया जाता है और इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी, बारबक शाह की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जो सिकंदर लोधी है, सिकंदर लोधी के द्वारा, जो उसके पिता के द्वारा हम देखेंगे बहलोल लोधी जो है, इसके द्वारा जिस साम्राज्य विस्तार को आरंभ किया गया था उसे आगे बढ़ाने का कार्य कौन करता है, सिकंदर लोधी करता है। और उसे जो लोधी वंश है, सल्तनत काल में हम देखेंगे जो लोधी वंश का समय रहता है उस समय में अपने राज्य को चरम पर ले जाता है, शिखर पर ले जाता है। कौन ले जाता है, सिकंदर लोधी ले जाता है। तथा सिकंदर लोधी जो है अपने राजवंश में सर्वश्रेष्ठ शासक रहता है, सर्वश्रेष्ठ शासक रहता है। तो इसके बाद हम देखेंगे जब जौनपुर के आक्रमण होते हैं, जौनपुर में विद्रोह होते हैं, क्या होता है, जौनपुर में विद्रोह होते हैं। इन विद्रोहों ने क्या किया, जो इसकी विजय की लालसा थी, आक्रमण की लालसा थी, क्षेत्र विस्तार की लालसा थी, उसको और बढ़ा दिया। जौनपुर के विद्रोह के समय एक नेता था यहाँ का जुग्गा, जौनपुर का एक नेता था जुग्गा, और इसके द्वारा हुसैन शाह सरकी के पास शरण ली जाती है। किसके पास, हुसैन शाह सरकी के पास यह शरण लेता है। तथा बाद में देखेंगे जब जौनपुर का आक्रमण होता है, जौनपुर पर सिकंदर लोधी का आक्रमण होता है तो हुसैन शाह सरकी जो है भागकर कहाँ चला जाता है, बिहार चला जाता है, बिहार चला जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे भारत का मैप भी बना लेंगे, उस समय की जो कंडीशनें हैं इस प्रकार से। यहाँ पर देखें लगभग यहाँ पर दिल्ली का क्षेत्र है और यहाँ पर हम देखेंगे जौनपुर, बिहार, और यहाँ पर रहेगा बंगाल, ये रहेगा बंगाल का क्षेत्र, बिहार का क्षेत्र, जौनपुर का क्षेत्र, और ये रहेगी दिल्ली। अब दिल्ली का सुल्तान कौन है, सिकंदर लोधी है, जौनपुर पर आक्रमण करता है। तो जो हुसैन शाह सरकी है कहाँ चला जाता है, बिहार चला जाता है। बिहार जाने के बाद हम देखेंगे इसके पीछे पीछे कौन चला आता है, सिकंदर लोधी अपनी एक बड़ी सेना इनके पीछे भी भेज देता है। लेकिन बिहार से भी भागने के लिए उसे बाध्य किया जाता है, भागने के लिए क्या कर दिया जाता है, बाध्य किया जाता है। और बिहार से भागेगा तो आगे कहाँ जाएगा, बंगाल में घुसेगा। कौन बंगाल में जाएगा, हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी जब बंगाल में चला गया तो जो बंगाल का शासक है अलाउद्दीन हुसैन शाह है, उसे पहले ही जो बिहार की विजय है वो इसे खटकती थी। अब हम देखेंगे बिहार जो है दिल्ली में सम्मिलित कर लिया जाता है, किसके द्वारा, सिकंदर लोधी के द्वारा। तो इसके बाद हम देखेंगे बंगाल का जो शासक है अपने पुत्र जियाउद्दीन को भेजता है। यहाँ हम देखेंगे बंगाल का शासक कौन रहेगा, हुसैन शाह। हुसैन शाह पूरा नाम क्या है, अलाउद्दीन। अलाउद्दीन हुसैन शाह अपने पुत्र जियाउद्दीन को भेजता है, जियाउद्दीन को भेजता है। कहाँ भेजता है, अपनी सीमा पर जो दिल्ली की सेना है उसका मुकाबला करने के लिए। लेकिन यहाँ पर इनमें क्या होता है, युद्ध नहीं होता। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इनके मध्य समझौता हो जाता है। और समझौता होने के बाद हम देखेंगे जो दिल्ली सल्तनत की सेना है वो किस ओर चली जाती है। यहाँ पर देखेंगे हम ग्वालियर का क्षेत्र है, ग्वालियर पर दिल्ली का अटैक होता है। अब हम फिर से इसको देख लेंगे जो हमने पढ़ा है इससे पहले, ताकि आपके अच्छी तरह से यह दिमाग में छप जाए। सिकंदर लोधी के बारे में देखेंगे। इसके पिता का नाम क्या था, बहलोल लोधी था।
और इसकी माता का नाम क्या था? जयबंथा, और जो एक सुनार की पुत्री थी। अब बहलोल लोदी के बारे में भी हम थोड़ा देख लेंगे। जो बहलोल लोदी है, यह दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश की स्थापना करने वाला भी था, और इसके अलावा प्रथम अफगान शासन की स्थापना करने वाला भी जो शासक था बहलोल लोदी ही था, जो एक अफगानों की साहूखेल शाखा से संबंधित था। बहलोल लोदी देखेंगे हम। जो बहलोल लोदी है, बहलोल लोदी है, यह तुर्कों की साहूखेल शाखा से नहीं था भाई। यह किससे संबंधित था? अफगानों की एक शाखा थी। कौन सी? शाहूखेल शाखा। शाहूखेल शाखा से संबंधित था बहलोल लोदी। तथा बहलोल लोदी का पुत्र था निजाम खां। निजाम खां के द्वारा क्या होता है? अमीरों का सहयोग प्राप्त कर लिया जाता है और दिल्ली के तख्त पर बैठ जाता है। किस नाम से? सिकंदर शाह लोदी के नाम से यह दिल्ली के तख्त पर बैठता है और शासन संचालन करता है। और इससे पहले वो क्या करता है? अपने पिता द्वारा आरंभ किया गया जो साम्राज्य विस्तार है उसको आगे बढ़ाता है। और उससे पहले उसको क्या करना था? जो अमीर हैं, जो सरदार हैं, जिन पर उसे विश्वास नहीं था, उनको ठिकाने लगाता है। जैसे उनका चाचा था आलम खान, आजम, हुमायूं, और इनको यह ठिकाने लगाता है। और इसके पहले हम देखेंगे बहलोल लोदी ने जौनपुर का शासक अपने पुत्र बारबक शाह यानी सिकंदर लोदी के भाई को वहाँ पर नियुक्त कर दिया था। बारबक शाह को वह अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहता है, लेकिन बारबक शाह इसकी अधीनता मानने से इनकार कर देता है। वह एक अयोग्य शासक था, तो आक्रमण कर देता है जो सिकंदर लोदी है जौनपुर पर। जौनपुर पर आक्रमण करता है तो इनके मध्य क्या होता है? समझौता हो जाता है। समझौता हो जाता है तो जौनपुर की जो सत्ता है वो किसे? बारबक को पुनः सौंप देता है तथा अपने सरदार व सैनिक जौनपुर में वह नियुक्त करके वापस चला जाता है। लेकिन बार बार वह अपनी अयोग्यता की नीति को दोहराता है, बार बार वह अयोग्य सिद्ध होता है, जिससे क्या होता है? वह उसे कारागार में डाल देता है, बारबक को सिकंदर लोदी, और कुछ समय बाद उसे विष देकर मार देता है। तो उसके बाद हम देखेंगे सिकंदर लोदी जो है, जौनपुर के उस समय विद्रोह होते हैं। उन विद्रोह जो है उन्हें उनकी लालसा पैदा कर दी साम्राज्य विस्तार की और बढ़ा दिया। जौनपुर के विद्रोहों से एक जुग्गा नेता था। जुग्गा नेता क्या होता है? जब आक्रमण करता है फिर से सिकंदर लोदी, तो वो हुसैन शाह के पास चला जाता है। अब हुसैन शाह क्या करता है? जौनपुर से भाग लेता है और कहाँ चलाता है? बिहार चलाता है। हुसैन शाह सर के पीछे पीछे सिकंदर लोदी। अब बिहार से भागने के लिए बाध्य है, बंगाल में चलाता है। अब बंगाल में भी उसका पीछा सिकंदर लोदी द्वारा किया जाता है। अब बंगाल का जो शासक है कौन रहता है? अलाउद्दीन हुसैन शाह। अब इनकी तो सदा से ही, प्राचीन काल से ही देखते आ रहे हैं, हम भारत का इतिहास पढ़ते आ रहे हैं। बंगाल और जो दिल्ली है इनमें बहुत सारी दूरी है, कोसों मीलों दूर की। तो ये स्वतंत्रता ही पसंद करते हैं, यह किसी के अधीन शासन नहीं मानते। तो इसको दिल्ली की बिहार पर जो विजय पहले से ही खटकती थी, अलाउद्दीन जो शासक है हुसैन शाह, यहाँ का अलाउद्दीन हुसैन शाह, तो यह अपने पुत्र जियाउद्दीन को वहाँ पर सामना करने के लिए भेजता है बंगाल की सीमा पर। लेकिन सिकंदर शाह के शासित का समझौता हो जाता है और वहाँ से यह वापस चला आता है। तो इसके बाद हम आगे देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे जो सिकंदर लोदी है, कौन है? सिकंदर लोदी हमने देखा ग्वालियर पर आक्रमण करता है। कहाँ पर आक्रमण करता है? जो ग्वालियर है, ग्वालियर पर यह आक्रमण कर देता है। अब ग्वालियर पर आक्रमण करता है तथा बदले में ये क्या करता है? इनसे वार्षिक कर देना स्वीकार करता है ग्वालियर का शासक, यानी कि वार्षिक टैक्स देगा ग्वालियर का शासक है, जो किसे देगा? सिकंदर लोदी को। अब बारी आती है राजस्थान की। राजस्थान का क्षेत्र हम देखेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से भारत है, तो यहाँ पर राजस्थान का क्षेत्र है। ग्वालियर पर भी टैक्स लेना, और ये जौनपुर भी इसने अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया है। यहाँ पर दिल्ली है, ये बिहार भी इसके अंडर में है, यहाँ से यह टैक्स वसूल कर चला गया। तो अब यह राजस्थान पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है सिकंदर लोदी, जो साम्राज्य विस्तार का बीड़ा उठाकर चलता है।
तो राजस्थान पर अपना नियंत्रण करने के लिए वो क्या करता है, जो आगरा है, आगरा को अपनी राजधानी बनाता है। किसे बनाता है? आगरा का क्षेत्र हम यहाँ पर देखेंगे, जो आगरा है, आगरा को अपनी राजधानी बनाता है। आगरा को राजधानी बनाई जाती किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। तथा यहाँ पर एक बादलगढ़ किले का निर्माण किया जाता है। बादलगढ़ जो किला है उसका निर्माण कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ से वह क्या करेगा, जो राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पर हम देखेंगे जो राजस्थान है, इस पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की सोचता है, नियंत्रण स्थापित करने की योजना रखता है। इस प्रकार हम देखेंगे आगरा की स्थापना और उसको राजधानी हम देखेंगे इसके द्वारा बनाया जाता है 1504 में सिकंदर लोधी के द्वारा। तो इसके बाद हम देखेंगे सिकंदर लोधी की जो धार्मिक नीति है, जो सिकंदर लोधी की धार्मिक नीति रहेगी, सिकंदर लोधी की धार्मिक नीति क्या रहेगी? धार्मिक नीति, सिकंदर लोधी की जो धार्मिक नीति है, जो हिंदू हैं हिंदुओं के प्रति कठोर रहती है, असहिष्णुता की नीति रहती है। सिकंदर लोधी क्या करता है, मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ता है, मूर्तियों को तोड़ता है। तथा उसके द्वारा हम देखेंगे जो नागरकोट है, नागरकोट के मंदिर पर आक्रमण किया जाता है और उसे क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। तथा वहाँ की मूर्ति को तुड़वाकर वह क्या करता है, मूर्ति को तुड़वाता है और उसे कसाईयों को दे देता है। किनको दे देता है? कसाईयों को देता है, ताकि जो कसाई है उस मूर्ति पर रखकर वह मांस को काटे। तो इस प्रकार से वह हिंदुओं के कट्टर विरोधी था और सुन्नी प्रजा जो है उसका सहयोग प्राप्त करना चाहता था। तो इस प्रकार की उसकी धार्मिक नीति यहाँ पर हमें देखने को मिलती। जब वह राजकुमार था या शहजादा काल था उसका, तो उसके द्वारा क्या किया गया था, जो थानेश्वर का कुंड है, एक थानेश्वर का पवित्र कुंड था, जिसे सिकंदर लोधी के द्वारा क्या किया था, नष्ट कर दिया गया था। इसके बाद देखें, उसके द्वारा एक बोधन नामक हिंदू था, एक बोधन नामक हिंदू व्यक्ति था, जिसने इस्लाम व जो हिंदू धर्म है इसे दोनों को क्या दिया, सत्य करार दिया। तो जो सिकंदर लोधी है, कौन है, सिकंदर लोधी है, उसने जो बोधन है इसे क्या दिया, मृत्यु दंड दिया था। क्या दिया था? मृत्यु दंड दिया था। तो इस्लाम में देखें उसने कुछ बदलाव किए थे। क्या किया था? मुहर्रम के अवसर पर हम देखेंगे सिकंदर लोधी के द्वारा क्या किया जाता है, ताजिए निकालने बंद कर देते हैं। ताजिए जो है यह निकालना बंद कर दिया। और उसके बाद हम देखेंगे सिकंदर लोधी के द्वारा संतों व पीरों की मजार पर जाना जो स्त्रियों का है वो भी बंद कर दिया गया। पीरों व संतों की जो मजार है, क्या है, मजार है, उन पर जाना बंद कर दिया। किसका? स्त्रियों का पीरों व संतों की मजार पर जाना इसके द्वारा बंद कर दिया जाता है। और बहुत सी विशेषताएं इसकी और हम देखेंगे आगे शिक्षा के क्षेत्र में। देखें जो मस्जिद है, मस्जिद को क्या किया जाता है, इसके द्वारा सरकारी स्वरूप दिया जाता है। जो मस्जिद है, मस्जिद को सरकारी स्वरूप दिया जाता है, सरकारी स्वरूप प्रदान करने की कोशिश की जाती है। और मस्जिदों में शिक्षा देने का प्रयत्न भी इसके द्वारा किया गया। किसके द्वारा? सिकंदर लोधी के द्वारा मस्जिदों में शिक्षा देने का प्रयत्न भी किया गया। और जो मस्जिद है उन्हें एक सरकारी रूप देने का, एक स्वरूप देने का भी प्रयत्न इसके द्वारा किया गया। इसके द्वारा फिर कुछ ग्रंथ भी लिखे जाते हैं, जैसे हम देखेंगे संगीत विद्या पर आयुर्वेद का एक ग्रंथ है, जिस पर जो सिकंदर लोधी है वो क्या करता है, उसका फारसी में अनुवाद करवाता है। तथा यह गुलरुखी इसका उपनाम था, तथा इस नाम से कविताएं लिखना भी पसंद करता था। गुलरुखी नाम से यह अपनी कविताएं भी लिखता था। तो उनके बारे में भी हम देखेंगे जो सिकंदर लोधी है, सिकंदर लोधी के द्वारा एक आयुर्वेदिक ग्रंथ, क्या था, आयुर्वेदिक
आयुर्वैदिक ग्रंथ, आयुर्वैदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया जाता है। किसमें? फारसी में। फारसी में अनुवाद करवाता है। किस नाम से? फरहंग ए सिकंदरी, सिकंदरी। तथा संगीत जो विधा है उसमें भी वह रुचि लेता था। तो उसमें हम देखेंगे जो गायन विधा है, गायन विधा के एक ग्रंथ, गायन विधा के एक ग्रंथ की रचना भी की जाती है जिसका नाम था लज्जत, लज्जत ए सिकंदर शाही। क्या नाम था? लज्जत ए सिकंदर शाही नाम से किसकी रचना की जाती है? एक संगीत पर आधारित ग्रंथ रहता है। तथा इसका एक उपनाम था। क्या था? उपनाम भी रहता है। क्या नाम था इसका? गुलरुखी, गुलरुखी। यह गुलरुखी नाम से क्या करता था? कविताएं लिखता था, कविताएं लिखता था। तो फिर हम देखेंगे एक इसकी मुख्य विशेषता रहती है जो लोदी वंश के शासक हैं उनमें जो अपने अफगान सरदार हैं, अफगान सरदारों पर नियंत्रण रखना इस काल में इसकी एक विशेषता है। जो अफगान सरदार हैं लोदी वंश में, अफगान सरदार हैं, उन पर नियंत्रण रखना इसकी एक मुख्य विशेषता रहती है जिसके कारण यह शासन में विस्तार करता है। हम फिर से यहाँ पर रिपीट इसकी धार्मिक जो विशेषता है उसके बारे में देखेंगे। यह धर्मांधता को मानने वाला व्यक्ति था, एक धर्मांध शासक रहता है सिकंदर लोदी। तथा इसके द्वारा मंदिरों मूर्तियों को तोड़ा जाता है और थानेश्वर का एक पवित्र कुंड है जिसे इसके द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। नागरकोट पर यह जब विजय प्राप्त करता है तो वहाँ की जो मूर्ति है उसे तोड़ देता है तथा किसाइयों के हाथ में दे देता है ताकि वह इस पर मांस को काटा करें। इसके बाद एक बोधन नामक हिंदू व्यक्ति था जिसने इस्लाम और जो हिंदू धर्म है इन दोनों को एक जैसा सत्य बताता। तो इस सत्य को लेकर के, इन दोनों को सत्य बताने को लेकर के इसे क्या करता है? मृत्यु दंड देता है सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी के द्वारा हम यहाँ पर देखेंगे महत्वपूर्ण है, याद रखने योग्य क्या है? सिकंदर लोदी के द्वारा मुहर्रम के अवसर पर हम देखेंगे तजिए निकालना बंद कर दिया। क्या कर दिया? जो तजिए निकालने की प्रथा है उसे बंद कर दिया जाता है। तथा स्त्रियों का पीरों व संतों की मजार पर जाना भी इसके द्वारा बंद कर दिया जाता है। जो स्त्रियां पीर व संतों की मजार पर जाती हैं उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है। फिर इसके द्वारा जो मस्जिद है इसे सरकारी संस्थाएं बनाने का भी इसके द्वारा प्रयत्न किया जाता है जिसके माध्यम से वह शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न करता है। उसके बाद हम देखेंगे इसके कुछ ग्रंथ लिखे जाते हैं जिनमें मुख्य रूप से हम देखेंगे एक तो है फरंगे सिकंदरी जो आयुर्वेदिक ग्रंथ था जिसका फारसी में इसके द्वारा अनुवाद करवाया गया था। फिर लज्जत सिकंदरी जो गायन विधा पर रचा जाने वाला ग्रंथ है सिकंदर लोदी का लज्जत सिकंदर शाही। और गुलरुखी इसका एक उपनाम मिलता है और इसी उपनाम से वह कविताएं भी लिखा करता था। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है अपने काल में यह अपने अफगान सरदार जो हैं उन पर नियंत्रण रखने में कामयाब होता है जो कि इब्राहिम लोदी नहीं कर पाता, ना ही इससे पहले बहलोल लोदी कर पाता है। क्योंकि ये नया वंश है, इसे सल्तनत पर कायम रखने के लिए जो अफगान सरदार हैं उन पर नियंत्रण रखना बड़ा ज़रूरी था, नहीं तो सैयद वंश की तरह जल्दी ही इसका भी विघटन हो जाता। तो इसके बाद हम देखेंगे अगला शासक। तो यहाँ पर हम देखेंगे दिल्ली का जो अगला सुल्तान है वो कौन बनता है? 1517 से लेकर के 1526 तक इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली का नया सुल्तान बनता है जिसका कालखंड रहेगा 1570 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत का अगला एक योग्य जो सुल्तान रहता है इब्राहिम लोदी रहता है। इब्राहिम लोदी जब गद्दी पर बैठता है तो फिर वही जौनपुर वाली समस्या रहती है। तो इसके द्वारा वहाँ का शासक किसे नियुक्त कर दिया जाता है? अमीरों के सहयोग से जलाल खान जो है, जलाल खान को जौनपुर का, जो जौनपुर है, जौनपुर का शासक
नियुक्त किया जाता है अमीरों की सलाह से। जो अमीर हैं अमीरी से सलाह देते हैं कि जौनपुर का शासक किसे नियुक्त कर दिया जाए, जलाल खां को नियुक्त कर दिया जाए। तो बाद में हम देखेंगे जो जलाल खान है यह विद्रोह कर देता है, इनमें विवाद बढ़ता रहता है, इनमें विवाद बढ़ता रहता है। तो जलाल खान क्या करता है, गोंड राजा के पास चला जाता है, गोंड राजा की शरण में चला जाता है। तो ये राजा क्या करता है, जो जलाल खां है, जलाल खां को पकड़ लेता है, जलाल खां को किसे सौंप देता है, इब्राहिम लोदी को सौंप देता है। तो इसके बाद हम देखेंगे अगला इसका आक्रमण रहता है ग्वालियर का आक्रमण। इब्राहिम लोदी के द्वारा हम यहाँ पर देखेंगे जो इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी द्वारा ग्वालियर पर आक्रमण किया जाता है। कहाँ पर, ग्वालियर पर आक्रमण किया जाता है। इससे पहले हम देखेंगे सिकंदर लोदी जो है, बहलोल लोदी जो है, सिकंदर लोदी के द्वारा यहाँ से वार्षिक कर लेना स्वीकार किया गया था, उसे जीता नहीं गया था। लेकिन अब यहाँ पर ग्वालियर को जो इब्राहिम लोदी है वो क्या करता है, विजित करता है, विजित कर लेता है। यहाँ का शासक था मान सिंह, ग्वालियर का शासक था मान सिंह। लेकिन जब आजम हिमायू को, आजम हिमायू जो है इसे सेना देकर भेजता है, इसे एक सेना देकर भेजता है इब्राहिम लोदी, कहाँ पर, ग्वालियर। तो इस समय क्या था, जो मान सिंह है यह मृत्यु को प्राप्त हो चुका था और मान सिंह का जो पुत्र है वो कौन था, विक्रमजीत। विक्रमजीत क्या करता है, इब्राहिम लोदी की जो सेना है, इब्राहिम लोदी की जो सेना है इससे मुकाबला करता है। लेकिन इस मुकाबले में हम देखेंगे वह अपने को सुरक्षित नहीं रख पाता। तो विक्रमजीत क्या करता है, आत्मसमर्पण कर देता है, आत्मसमर्पण यहाँ पर कर देता है। इस प्रकार से देखेंगे इसकी यहाँ पर विजय हो जाती है। इसके बाद इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी जो है वह ग्वालियर की जो विजय है, इब्राहिम लोदी ग्वालियर की विजय से प्रोत्साहित होता है। जो ग्वालियर की विजय है, विजय से क्या होता है, प्रेरित होकर या प्रोत्साहित होकर क्या करता है, आक्रमण कर देता है मेवाड़ पर, या मेवाड़ विजय की भी सोचने लगता है इब्राहिम लोदी। यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से हम देखेंगे जो भारत का क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र था, यहाँ पर जो क्षेत्र है राजस्थान का क्षेत्र था। ये जो क्षेत्र है किसका है, राजस्थान का है। और यहाँ पर कौन है, एक मेवाड़ की रियासत है, मेवाड़ की रियासत है। और यहाँ का शासक कौन है, राणा सांगा, राणा सांगा, जिसे मेवाड़ का शासक हम कहेंगे, मेवाड़ का महाराणा संग्राम सिंह था, जिसे राणा सांगा के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ से ग्वालियर पर विजय कर ली है, ये दिल्ली है, इसको जीत लिया है। और इस विजय से प्रोत्साहित होकर इब्राहिम लोदी है अब मेवाड़ पर भी अपना अधिकार करना चाहता है। हम देखेंगे जो राणा सांगा है, राणा सांगा के द्वारा जब जौनपुर में हम देखेंगे, जो जौनपुर है, जौनपुर में किसका विद्रोह होता है, जलाल खां का विद्रोह होता है। तो इब्राहिम लोदी जो है हम देखेंगे, इब्राहिम जो लोदी है वो जलाल खां के साथ उलझा हुआ था। तो संग्राम सिंह ने क्या किया, राणा सांगा ने क्या किया, जो दिल्ली का क्षेत्र है मेवाड़ की रियासत से आगे जाकर, अपनी सीमा से आगे जाकर जो दिल्ली का क्षेत्र है उसको जो है विजित कर लेता है। हम देखेंगे वह तो जलाल खान के साथ व्यस्त है, लेकिन वह अपनी सीमा से आगे बढ़ता है। जो मेवाड़ का शासक है राणा सांगा, यह भी प्रतापी और एक महत्वाकांक्षी शासक था, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। और दिल्ली सल्तनत के जो योग्य सरदार हैं उनके समय से इन्होंने, जो राजपूत शासक हैं, इन्होंने भी अपनी सीमाओं को बढ़ाना या साम्राज्य विस्तार को बढ़ाना शुरू कर दिया और दिल्ली की तरफ ये भी गिद्ध की नज़र से देखते थे। तो इसी बात को लेकर इनमें संघर्ष होना अवश्यम भावी हो जाता है। और दूसरी बात रही इनके मध्य जो संघर्ष का कारण है, हम देखेंगे सांगा और इब्राहिम लोदी जो है इनके मध्य संघर्ष का कारण क्या बनता है, संघर्ष का कारण बनता है जो मालवा का क्षेत्र है। अब मालवा में जो सांगा है, सांगा के द्वारा मालवा में जो अपना प्रभुत्व है या प्रभाव है बढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। जो दिल्ली के सुल्तान हैं,
यानी कि जो दिल्ली का सुल्तान है लोधी, यह भी मालवा को विजित करने के लिए उत्सुक रहता है। यानी दोनों की महत्वाकांक्षाएं जागती हैं और मालवा को हड़पना चाहती है। इस बात को लेकर दोनों में संघर्ष हो जाता है। जो इब्राहिम लोधी है अपनी एक बड़ी सेना लेकर कहाँ चला आता है, घाटोली के मैदान में चला आता है। हम देखेंगे घाटोली के पास 1517 और 18 में घाटोली का युद्ध होता है। घाटोली का युद्ध होता है। यहाँ पर हम देखेंगे इस युद्ध में सांगा की विजय होती है। सांगा यहाँ पर विजित होता है और इब्राहिम यहाँ पर परास्त हो जाता है। परास्त हो जाता है तो इस युद्ध में हम देखेंगे जो सांगा है अपना दायां हाथ है, जो उसका दायां हाथ है वह जख्मी हो जाता है और कुछ विद्वानों का मानना है कि दाएं हाथ को खो देता है, तथा यहाँ पर उसकी जो एक टांग है वो भी क्या हो जाती है, घायल हो जाती है। और सांगा एक ऐसा शासक था जिसके शरीर पर पूरे 80 घाव थे। इतने युद्ध क्षेत्रों को, रण क्षेत्रों को वह देख चुका था और लड़ चुका था। तो राणा सांगा यहाँ पर भी क्या होता है, इब्राहिम को धूल चटाता है और विजित होता है। इसके बाद हम देखेंगे अगला युद्ध होता है धौलपुर के निकट, जिसे बांडी का युद्ध भी कहते हैं। धौलपुर के निकट फिर क्या होता है, इब्राहिम जब फिर अपनी सेना लेकर आता है तो इब्राहिम यहाँ परास्त होता है। किससे? सांगा से परास्त हो जाता है। इस प्रकार मेवाड़ के राणा शासकों से वह बार बार परास्त होने के कारण क्या होता है, उसकी जो सैनिक शक्ति है, इब्राहिम की जो सैनिक शक्ति है, सैनिक रूप से वह क्या हो जाता है, दुर्बल भी हो जाता है, तथा इसमें वह क्या हो जाता है, अपमानित भी, स्वयं को अपमानित भी महसूस करता है, अपमानित भी महसूस करता है। और इस मेवाड़ विजय की लालसा ने उसे एक बार तो देखे हमने अंदर ही अंदर उसे ख़त्म भी कर दिया था, उसी जड़ें भी हिला दी थी, जिससे उसकी सैनिक शक्ति है उसे बड़ा आघात लगा था। यहाँ पर फिर से हम देख लेंगे जो हमने अभी पढ़ा है, महाराणा के साथ जो उलझन है ग्वालियर विजय के बाद हम देखेंगे। ग्वालियर विजय के बाद जो इब्राहिम है, ग्वालियर विजय उसे ललायित करती है, जब प्रोत्साहित करती है मेवाड़ जीतने के लिए। तो मेवाड़ का उस समय शासक कौन रहेगा? मेवाड़ का उस समय शासक रहता है राणा संग्राम सिंह, और काफ़ी महत्वपूर्ण शासक रहता है उस समय का। एक विजेता रहता है जो दिल्ली के तख्त पर कब्जा करने का मादा रखता था उस समय राजपूत शासकों में। तो हम देखेंगे जो जलाल खान है, जलाल खान का जब एक विद्रोह होता है जौनपुर में, तो उस समय इब्राहिम जो है उस विद्रोह में व्यस्त होता है, और उसी व्यस्तता का लाभ उठाकर जो राणा संग्राम सिंह है, राजस्थान के मेवाड़ शाखा से संबंधित है, ये क्या करता है, दिल्ली का जो शासक है इब्राहिम, उसके कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लेता है। और ये दो कारण बनते हैं। तीसरा कारण है यहाँ पर एक मालवा का क्षेत्र है। यहाँ पर मालवा का जो क्षेत्र है उसे लेकर भी इनके मध्य संघर्ष होता है। राणा सांगा इस मालवा पर अपना प्रभुत्व है जो स्थापित कर रहा था, और दिल्ली के शासक भी इस मालवा को जीतने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो इन्हीं बातों को लेकर इनमें युद्ध हो जाता है। और यहाँ पर हम देखेंगे इब्राहिम लोधी है घटोली के मैदान में 1517-18 ईस्वी में इनके मध्य युद्ध होता है, अपनी सेना लेकर आ जाता है, और राणा सांगा भी इस मैदान में आ डटता है, जिसमें इब्राहिम की पराजय होती है और राणा सांगा यहाँ पर विजित होता है। और लेकिन राणा सांगा है यहाँ पर घायल भी हो जाता है, जख्मी भी हो जाता है। तो उसके बाद हम देखेंगे घटौली के बाद बांडी का युद्ध होता है। कहाँ होता है? धौलपुर में 1518-19 में यह युद्ध होता है। यहाँ पर भी इब्राहिम जो है बुरी तरह पराजित होता है, तथा इसकी सैनिक शक्ति यहाँ पर नष्ट हो जाती है और उसकी अयोग्यता भी यहाँ पर साबित हो जाती है, अतः यहाँ पर उसे बड़ा अपमानित भी होना पड़ता है। इस प्रकार से जो मेवाड़ के युद्ध हैं उन्होंने क्या किया, इब्राहिम लोधी को कमज़ोर कर दिया। इसके बाद हम देखेंगे जो इब्राहिम लोधी है वह अपने अफ़गान सरदारों को क्या करता है, एक संदेह की नज़र से देखता है। जब हम देखेंगे जो जलाल खां हैं, जलाल खां के समय जो विद्रोह होता है, जलाल खान को जब कारागार में डाल दिया जाता है तो उसका एक सरदार था आजम हुमायूं शेरवानी, आजम हुमायूं शेरवानी। अब इस पर शक होता है किसे, इब्राहिम को।
शक क्या होता है कि जलाल खान जो है, जलाल खान को फरार करवाया था या भागने में सहयोग किसने किया था, सहयोग किसने किया था, आजम हुमायूं शेरवानी के द्वारा। अब इब्राहिम क्या करेगा, इस आजम हुमायूं शेरवानी को क्या करेगा, कारागार में डाल देगा। अब जब इसे कारागार में डाल दिया जाता है इतने बड़े सरदार को, जो बाकी के सरदार भी हैं वो भी शंकित हो उठते हैं इब्राहिम लोदी से। लेकिन इस शेरवानी का एक पुत्र था, आजम हुमायूं शेरवानी का एक पुत्र था इस्लाम खान, उसका नाम था इस्लाम खान। इस्लाम खान क्या करता है, कड़ा में विद्रोह कर देता है अपने पिता को कारागार में डालने के कारण। तो यह अपनी एक सेना लेता है, सेना लेकर कहाँ चला आता है, इब्राहिम लोदी के समकक्ष, इब्राहिम से संघर्ष करने यहाँ पर चला आता है। लेकिन यहाँ पर एक बार तो समझौता हो जाता है, लेकिन युद्ध को नहीं टाला जाता। इन दोनों के मध्य क्या होता है, संघर्ष होता है। इस संघर्ष में हम देखेंगे दोनों ही अफगान शक्तियाँ हैं, जिसमें बड़े बड़े जो अफगान सरदार हैं भाग लेते हैं। जो बड़े बड़े अफगान सरदार हैं इस युद्ध में भाग लेते हैं। इसमें हम देखेंगे कोई पुत्र है तो कोई पिता है, अगर पिता इस तरफ है तो पुत्र इस तरफ है, पुत्र इस तरफ है तो पिता इस तरफ है। यानी सारी अफगानों की जो शक्ति है इस युद्ध में आकर के खड़ी हो जाती है। वही महाभारत की तरह है, जैसे कौरवों पांडवों का युद्ध होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक इतिहासकार है नियामतुल्लाह कहता है कि सल्तनत युग में या भारत के इतिहास में इस युद्ध से बड़ा कोई नरसंहार नहीं हुआ। यानी कि जो अफगान है, अफगानों का सबसे बड़ा नरसंहार इसी युद्ध में होता है। जब इनके मध्य युद्ध होता है तो क्या है, जो बड़े बड़े अफगान सरदार हैं वो मारे जाते हैं। जो वीर योद्धा हैं, अफगानों के जो योद्धा हैं, मुख्य हैं, जो स्तंभ हैं अफगान शक्ति के, वो इसमें समाप्त हो जाते हैं, जिसे इब्राहिम को बड़ा लॉस होता है। यहाँ पर हम देखेंगे जो इस्लाम खान है, इस्लाम खान क्या होता है, मारा जाता है। इस्लाम खान मारा जाता है। तो विजय किसकी होती है, विजय होती है इब्राहिम की। इब्राहिम है यहाँ पर विजित होता है। इब्राहिम विजित होने के बाद भी यहाँ पर हम देखेंगे एक प्रकार से देखा जाए तो परास्त हो जाता है। अपनी जो दुर्बलता है उसे नहीं रोक पाता, एक अयोग्य शासक की भांति यहाँ पर सिद्ध होता है और अपना जो पतन है उसे यहाँ पर स्वयं उसकी नींव रख देता है। यहाँ पर हम देखेंगे जो इब्राहिम का एक शक्ति का किला है, उसके जो मुख्य स्तंभ उसके सरदार थे, उनकी जड़ें यहाँ पर खोखली हो जाती हैं और भरभरा कर गिर पड़ती हैं। उसका ये शक्ति रूपी किला है, यहाँ पर हमें गिरता हुआ नजर आता है, जिसने इब्राहिम शक्ति को बड़ा आघात लगाया। क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे जो अफगान योद्धा थे, अफगान वीर थे, मुख्य सरदार थे, वो दोनों ही तरफ से थे, अपने एक दूसरे के रिश्तेदार थे, पिता और पुत्र की भांति थे और पिता और पुत्र भी थे, और दोनों ही यहाँ पर आपस में टक्कर होती है। तो बहुत सारे अफगान योद्धा इसमें मारे जाते हैं। तो इस प्रकार से होता क्या है, जो अफगान सरदार हैं, हम यहाँ पर देखेंगे जो अफगान सरदार हैं शंकित हो उठते हैं इब्राहिम की इस नीति से, और उनका विश्वास उठ जाता है इब्राहिम की इस नीति के कारण, जो उसको एक गहरा आघात लगता है, जो दिल्ली की जो सत्ता है उसका अंत की ओर ले जाती है। हम इब्राहिम की बात करें तो लोदी वंश का अंतिम शासक रहता है इब्राहिम लोदी, तथा सल्तनत युग का भी अंतिम शासक रहता है इब्राहिम लोदी। यहाँ फिर से देख लेंगे इब्राहिम का जो संघर्ष है मेवाड़ को लेकर होता है। तो यहाँ पर उसके बाद इनका एक युद्ध होता है, जब अफगानों पर वह संदेह करता है तो इनमें एक युद्ध होता है। आजम हुमायूं शेरवानी जो है उसको कारागार में डाल देता है, इसको लेकर उसका पुत्र जो इस्लाम खान है वो विद्रोह करता है। इस दोनों में युद्ध होता है, जिसमें बड़े बड़े सरदार शामिल होते हैं और आपस में टकराकर जो अफगान शक्ति है यहाँ पर भरभरा कर गिर जाती है। यानी आपस में ही अफगान योद्धा यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। और नियामतुल्लाह इसे अफगानों का सबसे बड़ा नरसंहार कहता है, सबसे बड़ा रक्त रंजित युद्ध भी कहता है। इसमें इस्लाम खान भी मारा जाता है,
लेकिन इब्राहिम की यहाँ पर विजय तो होती है, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो वह दिल्ली सल्तनत को यहीं पर हार देता है। तो इसके बाद है जो अफ़गान सरदारों को पहले वह संदेह की नज़र से देखता था, तो अफ़गान सरदार है जो शंकित हो उठते हैं, अब इब्राहिम को संदेह की नज़र से देखते हैं तथा स्वयं को बचाते हैं, उससे अपना विश्वास छोड़ देते हैं। अब उसके प्रति जो है उनकी जो नीतियाँ हैं वो गढ़ने लगते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा जो आज का ये टॉपिक है यहीं पर इसे हम विराम देंगे। तो आगे इब्राहिम लोदी है और जो सल्तनत का प्रशासनिक व्यवस्था है वो अगली क्लास में हम देखेंगे। तो आईएएस भटनेर यूट्यूब देखने वाले जितने भी मित्र हैं उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।